सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। दिस इज़ प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम अपनी हिस्ट्री की लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि हमें किस सीक्वेंस में आगे कवर करनी है चीज़ें। चार्टर एक्ट के बारे में हमने बात की थी कि किस तरीके से एक सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट यहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होके आ रहे थे। उन चार्टर एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन चार्टर एक्ट्स के चलते ही हमने जो प्रीवियस क्लास में कवर करे थे वो हमने क्या क्या देखे थे, 1786 एंड 1793 का चार्टर एक्ट। इन चार्टर एक्ट के चलते ही इंडिया में पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करें, सोशली काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे। तो इंडिया जब हम आज़ाद इंडिया 1947 में जो हमें इंडिया मिला है 1947 में, उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से इवॉल्व होके वो यहाँ तक की सिचुएशन में पहुँचा। इसके बाद तो आगे हमने शेप करा, कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये सब हुआ। ये सब पार्ट तो हम पॉलिटी में देख ही रहे हैं कि इसके बाद किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बन के जो इंडिया आज है वो आप देखते हो। किस तरीके से हम देखेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और हमने इंडिया को जैसे आज स्टेट है उस तरीके से बनाया था। तो ये सब 1947 से बाद की बात है। लेकिन व्हाट बिफोर 1947, तो ये सब चार्टर एक्ट आपको इस नॉलेज को लेने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है ना कि क्यों पढ़ने जरूरी है। सो दिस इज द रीजन कि इस पॉइंट पे आप कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे कि इस एक्ट में जो प्रोविजन थे उसके पीछे स्टोरी क्या चल रही थी। देखिए, इस टाइम पे 1813 वाला जो टाइम है, इस टाइम पे बाहर की कंट्रीज, इंडिया को अभी इंडिया पे ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है। तो ब्रिटेन पे जिस भी चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रिटेन के जैसे जैसे रिलेशन और दूसरी कंट्रीज से बनेंगे, उसकी जैसी इकोनॉमी चलेगी, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ना बहुत ऑब्वियस है। तो उस टाइम पे एक पर्सन थे जिनका नाम था नेपोलियन। ठीक है, तो उस टाइम पे नेपोलियन का राइज हो रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे इस टाइम पे। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम अपनाया जिसका नाम था नेपोलियन कॉन्टिनेंशियल सिस्टम। नेपोलियन कॉन्टिनेंशियल सिस्टम। अब ये नेपोलियन का जो महाद्वीपीय सिस्टम था ये क्या था, इस टाइम पे नेपोलियन ने क्या करा था, यूरोपियन नेशन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। यूरोप में बेसिकली 1740 के आसपास क्या आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्री, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी स्टार्ट की। ठीक है, कहानी जाननी जरूरी है, मैं आपको सीधा मेन पॉइंट प्रोविजन भी बता सकती हूँ जो भी एक्ट में था, बट कहानी पता होगी अगर तो आप याद रखने में आपके लिए आसान रहेंगी चीजें। तो यूरोप में इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया अराउंड 1740 के टाइम पे। साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ रहा था लोगों में, लोग रेशनल होकर सोचना स्टार्ट कर रहे थे और इंडस्ट्रीज यानी कि जो साइंटिफिक और टेक्निकल चीजें थी वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटेन में। और जो नेपोलियन थे ये क्या कर रहे थे, नेपोलियन सारी जितनी भी ब्रिटिशर इंडस्ट्री थी उनको एक एक करके कैप्चर कर रहे थे। जितनी भी ब्रिटिशर इंडस्ट्रीज थी उनको एक एक करके क्या कर रहे थे, नेपोलियन कैप्चर कर रहे थे। ब्रिटेन की एक कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके ट्रेड कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ब्रिटेन की और कंपनीज नहीं थी, बस ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आके ट्रेड करने की मोनोपोली मिली हुई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज थी ब्रिटेन में जो अलग अलग जगह पे ट्रेड कर रही थी। अब नेपोलियन के इस कॉन्टिनेंशियल सिस्टम से हुआ ये कि नेपोलियन ने मना कर दिया यूरोपियन कंट्रीज को कि वो क्या नहीं करेंगी, यूरोपियन कंट्रीज को मना कर दिया गया, फॉरबिड कर दिया गया कि वो इंपोर्ट नहीं करेंगी
ब्रिटिश गुड, ब्रिटेन से आने वाला कोई भी गुड वो क्या नहीं करेंगे, वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब सारी यूरोपियन कंट्री, क्योंकि नेपोलियन का राइज है, नेपोलियन उस टाइम पे ऑलमोस्ट काफी सारी इंडस्ट्रीज कैप्चर कर चुके हैं, तो उन्होंने अपने कॉन्टिनेंशियल सिस्टम के चलते ये रूल निकाल दिया कि कोई भी यूरोपियन कंट्री इंपोर्ट नहीं करेगी ब्रिटिश गुड। अब इससे ब्रिटिशर को अच्छा खासा नुकसान होगा, ठीक है। ब्रिटेन की कंपनी सारी लॉस में चली जाएंगी। अब आप ब्रिटिश गुड नहीं ले रहे हो तो जितनी भी मेरी कंपनीज हैं, मेरी सारी कंपनीज लॉस में गई, मेरी कंपनीज लॉस में गई, तो ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली झटका लगेगा। इकोनॉमिकली क्या लगेगा, ब्रिटेन को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पैसा आना बंद हो गया। अब जितनी भी ये कंपनीज थी उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करी कि देखिए आपने अब तक हमें इंडिया में जाने की परमिशन नहीं दे रखी है, आपने अब तक हमें इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी हालत बुरी हो गई है और हम कहीं ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी कंपनी ओवरऑल लॉस में जा रही हैं, जिससे अल्टीमेटली हो रहा क्या है कि ब्रिटेन का ही लॉस हो रहा है। तो अब जो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी कि उनके अलावा कोई और ब्रिटेन की कंपनी ट्रेड करने इंडिया या ईस्ट साइड में नहीं जाएगी, उस चीज को खत्म कीजिए। बिकॉज हम भी वहां जाना चाहते हैं। ये जो आपने बैरियर लगा रखा है, रुकावट लगा रखी है, इसको हटाइए ताकि हम भी वहां जाके ट्रेड कर सकें और पैसा कमा सकें। क्योंकि इन शॉर्ट अगर हम लोग सब कमाएंगे तो अल्टीमेटली फायदा ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट का ही तो है। तो यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने थोड़ा दिमाग लगाया, इस मैटर पे सोचा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, अब एक एक करके प्रोविजन लिखते हैं, बैकग्राउंड समझ में आ गया यहाँ पे क्या था। अब इस एक्ट के प्रोविजन की बात करते हैं डायरेक्टली। तो अब इस रीजन से नेपोलियन की कॉन्टिनेंशियल सिस्टम की थ्योरी की वजह से क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। एंडेड कमर्शियल मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कमर्शियल मोनोपोली वो ट्रेड करने को लेके अपना अपना चला रहे थे, वो क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। एक्सेप्ट, हर चीज में खत्म कर दी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी इतनी आसानी से मान जाएगी क्या? इतने टाइम से सब कुछ वही कमा रहे हैं। अब आप कहो कि ये 10 कंपनीज और आएंगी और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन यहाँ पे बात की गई और ये डिसाइड किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है ट्रेड मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट हम 2 चीजें अभी भी मोनोपोली आपके पास ही छोड़ रहे हैं, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। टी एंड ट्रेड विद चाइना, चाय और चाइना से व्यापार अभी भी आप ही रखो। मतलब समझ रहे हो उस टाइम पे चाय और चाइना से ट्रेड कितना इंपॉर्टेंस रखता होगा, क्योंकि इसकी मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ दी। यहां से आने वाला प्रॉफिट, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफेंडेड फील ना करे और इस फैसले के अगेंस्ट ना हो जाए कंपनी, दैट्स वाई इनका भी जो प्रॉफिट वाला मैटर था उसे ध्यान में रखना था। और ये 2 चीजें, चाय और चाइना से व्यापार किसके पास छोड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ा गया। इज इट क्लियर? अब इस एक्ट में और क्या क्या किया, देखो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो सीधे सीधे इस तरीके से आते हैं कि आपको क्या लिख के देगा, ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन था, ये जो चीज थी, ये कौन से एक्ट में आई। ठीक है, या तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और ऊपर और आपसे एक्ट का नाम पूछ लेगा। इसके अलावा क्या करेगा, सीधा ऊपर एक्ट लिख के देगा कि चार्टर एक्ट 1813 में इनमें से कौन सा प्रोविजन था या नहीं था। तो एक एक जो भी प्रोविजन आया वो सारे पता होने चाहिए। इस एक्ट में कहा गया कि 1 लाख रुपए इंडियंस को दिए जाएंगे एजुकेशन पर्पस के लिए। इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा। ये बात किसमें बोली, चार्टर एक्ट 1813 में बोली गई। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो बाहर से क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी, उन्हें अपने धर्म के प्रचार करने का यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हो तो आप अपने धर्म का प्रचार भारत में आके क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो रेवेन्यू मैटर्स थे, जो पैसों को लेके मैटर्स थे, उनको सेपरेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पहले रेवेन्यू कंबाइंड आ रहा था, लेकिन अब रेवेन्यू को सेपरेट कर दिया गया। जरूरत भी थी क्योंकि अब तो बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, तो रेवेन्यू को सेपरेट करा कि कमर्शियल जो ट्रेड करके रेवेन्यू आ रहा है वो अलग रखेंगे, और जो ब्रिटिश पोजीशन से जो आ रहा है कि ब्रिटिशर ने इंडिया पे कब्जा कर रखा है,
अब इससे रिगार्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह वाले एक्सपेंसेस हो गए सारे, लाइक टैक्स एंड ऑल, जो भी चीज़ें टैक्स वगैरह से आ रही थी वो किसके पास जाएंगी, वो ब्रिटिश पोजीशन वाले रेवेन्यू में जाएंगी। मींस रेवेन्यू को क्या कर दिया गया, दो पार्ट में सेपरेट कर दिया गया। ये प्रोविजन क्लियर है। इसके अलावा एक और प्रोविजन कि पहले जो था कोर्ट, पहले जो कोर्ट होते थे वो इंडियंस को ही कन्विक्ट कर सकते थे। पहले सिर्फ क्या होता था कि आप इंडियंस को ही क्या कर सकते हो, कन्विक्ट कर सकते हो, उन्हें ही पनिशमेंट दे सकते थे, उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते थे। बट इस एक्ट के थ्रू क्या कहा गया कि यूरोपियंस के अगेंस्ट भी एक्शन लिए जा सकते हैं। नाउ यूरोपियंस कैन ऑल्सो बी कन्विक्टेड, यूरोपियंस को भी पनिशमेंट दी जा सकती है, सजा सुनाई जा सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूरोपियंस को भी क्या करेंगे, कन्विक्ट करके चलेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आई इस एक्ट के प्रोविजन, बेसिक प्रोविजन की कहानी समझ में आई। पहली बात तो हर एक्ट किस पर्पज से आता था ये मैंने आपको बताया है। हर एक्ट इस पर्पज से आता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे 20 साल तक हम आपको अलाउ कर रहे हैं इंडिया में रहने के लिए, तो ये रिन्यू होता था हर 20 साल बाद। ठीक है, इससे पहले हमने देखा 1793 में आया था, तो अब 1793 से 20 साल 1813 में पूरे हो गए। तो 1813 में जो एक्ट आया पहला क्या काम करेगा, रिन्यू करने का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी इंडिया में रह के ट्रेड कर सकती है। बट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो थी वो खत्म कर दी गई। रीजन था नेपोलियन का कॉन्टिनेंशियल सिस्टम। दो चीजों में मोनोपोली अभी भी मेंटेन थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस चीज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखो। टी एंड ट्रेड विद चाइना, इन दो चीजों में मोनोपोली अभी भी किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। उसके बाद 1 लाख एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। इंडियंस की एजुकेशन पे हम लोग 1 लाख रुपीज जो है वो खर्च करेंगे। इसके अलावा जो बात की गई वो ये की गई कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आके अपने धर्म का प्रचार कर सकती हैं। मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट आप लोगों को इस बात के लिए अलाउ कर रही हूं। ठीक, उसके बाद बात की गई जो भी रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है, इनकम है, जो भी पैसा आने का तरीका है, तो ब्रिटिशर्स के पास पैसा अलग अलग सोर्सेस से जाता था। कंपनी देती थी प्लस अब टैक्स कलेक्ट करते थे, तो अलग अलग सोर्सेस थे। एक तो कॉमर्शियल प्रॉपर पर्पस था, दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कहानी थी। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है उनको हम सेपरेट करेंगे और कमर्शियल रीजन को अलग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड पर्पस और जो ब्रिटिश पोजीशन यानी टैक्स से आने वाली इनकम को सेपरेट कर दिया गया। इसके अलावा बात की गई कि पहले सिर्फ इंडियंस कन्विक्ट हो सकते थे, पहले सिर्फ इंडियंस को पनिशमेंट दी जा सकती थी। नाउ जो थे यूरोपियंस भी इसके अंडर आ गए थे। क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपियंस को जो पनिशमेंट देने की बात थी, कन्विक्ट करने की बात थी, वो कौन से एक्ट के अंडर लाए। 1813 दे देगा, काउंसिल एक्ट दे देगा, आपको नेक्स्ट 33 वाला एक्ट दे देगा। तो ऑप्शन में जो आंसर होगा वो राइट क्या होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपनी अगली क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट 1833 देखेंगे एंड देन अगली क्लास के नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।